नमस्ते, मैं लिम लाचमाए, आपकी होस्ट। इन्यू नेशन में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस देश में हमें इसकी ज्यादा मात्रा नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है, ना सिर्फ हमारे पूरे दिन के खराब मूड से लड़ने के लिए, बल्कि हमारी सामान्य सेहत के लिए भी। जी हाँ, बात हो रही है नींद की। आज हम उन नवीनतम तकनीकों के बारे में जानेंगे जो हमारी बेचैन रातों और हमारी आंखों के नीचे की सूजन को कम करने में मदद करेंगी। लेकिन सबसे पहले हमारी सुर्खियां। सुगंध को बायोमार्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये वही तकनीक है जिस पर इजरायली कंपनी एब्सेंट मेडिसिन न केवल स्लीप एपनिया का इलाज करने के लिए बल्कि अन्य बीमारियों के लिए भी भरोसा कर रही है। इजरायली कंपनी एक्सोडिगो को भूमिगत मैपिंग में उनकी क्रांतिकारी तकनीक के लिए टाइम्स की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। हम उनसे बात करते हैं। दक्षिण कोरिया में पहली बार एक रोबोट भिक्षु को दीक्षा देकर बौद्ध आस्था जगाने की कोशिश हुई है। हमारे पास इसकी पूरी जानकारी है। अनुमानित 1 अरब वयस्क दुनिया भर में स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश का कभी भी निदान नहीं हो पाता। नींद विकारों का निदान लंबा, महंगा और असुविधाजनक हो सकता है, जिसमें मरीजों को स्लीप लैब में दर्जनों सेंसर के साथ रात बितानी पड़ती है। इजराइल के टेक्नियन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक साधारण पहनने योग्य डिवाइस से नींद का निदान तेज, सस्ता और घर पर ही संभव बना सकती है। हमारे फ्रेंच चैनल के होस्ट और संवाददाता क्रिस्टोफर बेरोलिन ने खुद इसे आजमाया। हर नवाचार समस्या सुलझाने की कोशिश करता है। यह नींद और रात की कई समस्याओं जैसे स्लीप एपनिया पर केंद्रित है। नींद विकारों के विश्लेषण के लिए मरीजों को अक्सर स्लीप सेंटर्स जैसे तेल अवीव के इचिलोग अस्पताल आना पड़ता है, जहां नींद का रियल टाइम विश्लेषण होता है। यही उद्देश्य इन सेंसर्स का है जो अभी तेल अवीव अस्पताल की स्लीप लैब में मुझ पर लदाई जा रहे हैं। सभी उपकरण जुड़ने के बाद मरीज लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, जबकि सेंसर्स उसकी मस्तिष्क गतिविधि, दिल की धड़कन और सांस की निगरानी करते हैं ताकि डॉक्टर बाद में निदान कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है। आज दुनिया भर के स्लीप सेंटर्स में मरीजों को परीक्षण के दौरान दर्जनों सेंसर्स से जोड़ा जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है और काफी महंगी भी है, जिसकी लागत अस्पताल के अनुसार 1000 से $10,000 के बीच हो सकती है। यही चीज स्लीप एआई बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्लीप एपनिया एक बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दा है। अनुमानित 1 अरब वयस्क इससे पीड़ित हैं और लगभग 80% का निदान नहीं हो पाता है। एक बहुत ही आसान तरीके से। ये वे लोग हैं जो रात में बार बार सांस लेना रोक देते हैं और फिर शुरू करते हैं। कभी कभी पूरी तरह सांस रुक जाती है। उनके ऑक्सीजन स्तर में गिरावट से दिल पर दबाव पड़ता है और यह हृदय वाहिका रोग का कारण बन सकता है। ये रुकावटें 30 सेकंड तक रह सकती हैं और एक रात में 15 बार या ज्यादा हो सकती हैं, जो मरीजों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। स्लीप एआई का मकसद परीक्षण को सरल और ज्यादा सुलभ बनाना है। तो हम शोधकर्ता हैं। हम टेक्नियन के शोधकर्ता हैं और हमने एक एआई सिस्टम बनाया है जो साधारण पल्स ऑक्सीमीटर के सिग्नल का विश्लेषण कर सकता है। हमारी तकनीक सिग्नलों को स्पष्ट, उपयोगी परिणामों में बदलती है, जिन्हें डॉक्टर निदान और इलाज में उपयोग करते हैं। हम नींद संबंधी जांच करते हैं, नींद की पूरी संरचना तैयार करते हैं और हृदय वाहिका जोखिम संकेतक देते हैं ताकि डॉक्टर समय के साथ मरीजों की बेहतर निगरानी कर सकें। स्लीप एआई की विश्वसनीयता जांचने के लिए नींद केंद्र में मरीजों पर परीक्षण हो रहा है। अब तक इस तकनीक ने सभी स्लीप एपनिया मामलों में 89% सटीकता और मध्यम से गंभीर मामलों में 99% तक सटीकता दिखाई है। स्लीप एआई ऐप सीधे ऑक्सीमीटर से जुड़ा होता है, तो आप बस रिकॉर्डिंग शुरू करें, अपना फोन एक तरफ रख दें और सो जाएं। आपको बस इतना ही पहनना है और परिणाम पहले स्लीप लैब में देखे गए नतीजों के तुलनीय हैं। तो मैं इसे पहनकर सो जाऊं और सुबह उठकर रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? रिकॉर्डिंग खत्म होते ही डेटा स्लीप एआई के क्लाउड पर ट्रांसफर होता है, जहां हमारे एआई मॉडल उसका विश्लेषण करते हैं। 5 मिनट में चिकित्सक को मरीज की पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। क्या यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से संदेह है कि उन्हें लक्षण है, या इसे और भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। शुरुआत में लक्ष्य ये है कि जांच को हर उस व्यक्ति के लिए आसान और सुलभ बनाया जाए जिसे इसकी जरूरत है।
नींद में सांस रुकने की गंभीर जटिलताओं को देखते हुए हम चाहते हैं कि इसकी जांच सामान्य क्लिनिकल प्रक्रिया बने। मौजूदा सिफारिशों के अनुसार सामान्य एनेस्थीसिया में सर्जरी कराने वाले मरीजों की नींद में सांस रुकने की बीमारी की जांच होनी चाहिए। असल में ऐसा कम ही होता है। यह प्रक्रिया ऐसे मरीजों की पहचान में मदद कर सकती है जिन्हें अपनी नींद में सांस रुकने की बीमारी का पता नहीं होता। तो यह वास्तव में चिकित्सा से जुड़ा है, ऐसा नहीं है जैसे मेरी स्मार्ट वॉच मुझे बता रही हो कि मैंने अच्छी नींद ली या नहीं। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ भलाई या वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं। हम वेलनेस की नहीं, मेडिकल ग्रेड नतीजों की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर की देखरेख में उपयोग होते हैं, जबकि वेलनेस डिवाइसेस घर पर डॉक्टर के बिना इस्तेमाल हो सकती हैं। डॉक्टर ही डायग्नोसिस और इलाज का फैसला करते हैं, जिसमें स्लीप एआई की रिपोर्ट उनकी मदद करती है। इलाज का फैसला डॉक्टर करते हैं। स्लीप एआई का अगला लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी लेना और स्लीप एपनिया टेस्ट को सस्ता सुलभ बनाना है, ताकि भविष्य में इसे स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं द्वारा पूरी तरह कवर किया जा सके। अब सिर्फ स्क्रीन सेंसर या पहनने योग्य डिवाइस ही नहीं, बल्कि ये इजरायली कंपनी खुशबू से नींद में मदद करती है। अगर आपकी सूंघने की क्षमता बीमारियों के इलाज में मदद करे तो क्या होगा? एब्सेंट मेडिकल ने इसका हल निकाला है। और जानकारी के लिए अब मेरे साथ एब्सेंट मेडिकल के सीईओ और संस्थापक योसी अजुलई हैं। तो योसी, आज मेरे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अद्भुत तकनीक है और मेरा पहला सवाल था, आप ये कैसे करते हैं? लेकिन आप इसे समझाने के लिए कुछ लाए हैं। हाँ, हम कुछ एक्सेसरीज लाए हैं। तो ये एक बिस्तर के पास रखा जाने वाला समाधान है। ये आपकी नाइट स्टैंड पर रहता है और हेड यूनिट और सेंसर आपके सिर के ऊपर, आपके बिस्तर के ऊपर ऐसे रखे जाते हैं जैसे बिना तार के हेडलैम्प हो, ना कोई पहनने वाली चीज़, ना कोई मास्क, ना कोई पाइप। ये एक रडार सेंसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर से आपकी सांस लेने के पैटर्न को पूरी तरह निजी तरीके से पता करता है। ये स्लीप एपनिया के लिए आयरन डोम जैसा है। ये एपनिया को महसूस करता है और आने वाले एपनिया इवेंट की भविष्यवाणी भी कर सकता है और खुशबू छोड़ता है, एक सरल समाधान जो वास्तव में आपके दिमाग को फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर मैं सही समझूं, आप सो जाते हैं, फिर आप सांस लेना बंद कर देते हैं। जिन लोगों को स्लीप एपनिया होता है वे सांस लेना बंद कर देते हैं और फिर आप ये खुशबू महसूस करते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि आप सोते रहें। हाँ, ये दिमाग के एक सिद्धांत पर काम करता है जिसे सूंघने की प्रतिक्रिया कहते हैं। हर कोई जानता है कि नाक श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि घ्राण तंत्रिका, ये ऑल्फैक्टरी नर्व, वास्तव में दिमाग का विस्तार है और यह सीधे श्वसन केंद्र से जुड़ी होती है। जब भी कोई नई खुशबू आती है, दिमाग स्निफिंग रिफ्लेक्स से प्रतिक्रिया करता है और जानना चाहता है कि ये खतरा है या नहीं। उसे एहसास होता है, फिर वो स्निफिंग रिफ्लेक्स से प्रतिक्रिया करता है, सांस अंदर खींचता है और स्लीप एपनिया पर काबू पा लेता है। बिल्कुल, इसमें अच्छी और सुखद खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है जिससे दिमाग इसे खतरे के रूप में नहीं पहचानता और नींद जारी रहती है। हाँ, क्योंकि मैं अभी इसकी खुशबू ले रही हूँ। ये काफी तीखी है। ये कुछ हद तक आपकी नाक के लिए खांसी की दवा जैसी है। मुझे समझ में आया है कि ये सिर्फ स्लीप एपनिया के लिए नहीं। हाँ, हमने इस डिवाइस को यूएस एफडीए में रिलैक्सेशन और नींद सुधार डिवाइस के रूप में रजिस्टर किया है। तो असल में आप यहाँ स्क्रीन पे जो देख सकते हैं, ये एक रिलैक्सेशन सेशन है जो आपकी सांस लेने के पैटर्न को मॉनिटर करता है और उसे आपके सामने रेस्पिरेशन पैटर्न के ग्राफ के रूप में दिखाता है। सिर्फ सांस लेने के पैटर्न कंट्रोल करके आप ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। आप एक निर्धारित 10 सांस प्रति मिनट के स्तर तक पहुंचते हैं और इसके ज़रिए आप रोज़ाना 15 मिनट के सेशन में अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वास्तव में ये भी खोजा है कि ये एक ऐसे डिवाइस की तरह भी काम करता है जो आपको दिन में या रात में रिलैक्स मोड में ला सकता है। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए है, लेकिन ये आपको ज्यादा रिलैक्स महसूस कराने में भी मदद करता है। हाँ, मेरा मतलब है ये दवा नहीं है बल्कि एक डिवाइस है जो उपचार देता है। ये एक डिवाइस है जो सही समय पर संकेत देता है, सही एहसास कराता है, बाकी काम शरीर खुद करता है। इस देश में ये बेहद जरूरी है। योसी अजुलई, एब्सेंट मेडिकल के सीईओ और संस्थापक, आज हमारे साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।
फिलहाल नींद की बात छोड़ें तो एआई कोड लिख रहा है, सवालों के जवाब दे रहा है और चित्र बना रहा है। अब एक इजरायली स्टार्टअप का कहना है कि वो एआई सिस्टम्स के पीछे की जटिल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिजाइन कर सकता है, जिससे वो काम जो पहले हफ्तों लेता था अब एक ही दिन में हो सकता है। अब मेरे साथ हैं ऑटोपाइप के सह संस्थापक और सीईओ जोनाथन और। नमस्ते जोनाथन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आप असल में एक ऐसा एआई बना रहे हैं जो एआई की इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ i24 पे आके बात करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो बस मेरे बारे में एक छोटा सा परिचय। मैं जोनाथन हूँ। मैं पेशे से एक डेवऑप्स इंजीनियर और क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ। मैं ऑटोपाइप का सह संस्थापक व सीईओ हूँ। तो ऑटोपाइप की कहानी मेरी आईडीएस में तकनीकी सेवा के दौरान शुरू हुई। मैंने इंटेलिजेंस कोर की टेक्नोलॉजिकल यूनिट में सेवा दी थी और हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जहां मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन और प्लान करना पड़ता था ताकि सॉफ्टवेयर बहुत सुरक्षित, स्थिर और ऑप्टिमाइज रहे। और इसमें हमें बहुत समय लग जाता था, बहुत सारी गलतियां और मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो जाती थी। और उस समय ये चैट जीपीटी क्रांति का दौर था, तो मैंने एआई को अपनाने का फैसला किया। मुझे ऑटोपाइप स्थापित करने का विचार आया। तो जैसे आपने कहा, ऑटोपाइप में हम जो करते हैं वो ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर सेवा बना रहे हैं जो एआई एजेंट्स पर आधारित है, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप डिज़ाइन और डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पिछले 1 साल में हर कोई एआई का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बनाने और कोड लिखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सबसे अहम हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसे लगभग भुला दिया गया और सभी सिर्फ एप्लीकेशन बनाने पर ध्यान दे रहे थे। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से बना रहे हैं ताकि एप्लीकेशन सुचारू और सुरक्षित चले। यही हम ऑटोपाइप में करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है। ये काफ़ी अभिनव चीज़ है। एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री अब बहुत ध्यान आकर्षित कर रही है क्योंकि ये नई चीज़ है। हमें ऑटोपाइप में विश्वास है कि यही अगली बड़ी चीज़ बनने वाली है। तो एआई वास्तव में क्लाउड आर्किटेक्ट की नौकरी का कितना हिस्सा बदल सकती है? तो मैं रिप्लेस शब्द को यथार्थवादी तरीके से देखना चाहूँगा। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां, बहुत सारे एंटरप्राइजेस जैसे कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। उदाहरण के लिए Amazon ने अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में 16,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है और ये सब AI की वजह से हो रहा है। AI सब कुछ बदल रहा है और वही बदलाव जो हम सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में देख रहे हैं वही हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखने वाले हैं, चाहे वो क्लाउड आर्किटेक्चर हो, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, सब कुछ एआई की वजह से बदलने वाला है। एआई इन नौकरियों को पूरी तरह से नहीं बदलेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से इन पर असर डालेगा और ये मूल रूप से एआई में और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में ही नहीं बल्कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में भी ये कई भूमिकाएं अनावश्यक बना देगा और हम इसे अभी देख रहे हैं। कई कंपनियां ये महसूस कर रही हैं कि उन्हें अपने वर्कफ्लो का उपयोग और अनुकूलन करने के लिए एआई को अपनाना और उसका लाभ उठाना जरूरी है। और मेरा मानना है कि कुछ ही वर्षों में, सिर्फ कुछ ही वर्षों में एआई सभी को बदल देगा। ऑल द जूनियर आर्किटेक्ट्स, हम ऐसा कह सकते हैं। हालांकि एक आर्किटेक्ट जूनियर नहीं होता, लेकिन ये बहुत सारे शुरुआती आर्किटेक्ट्स को बदल देगा और कंपनियां अब क्लाउड आर्किटेक्ट्स को लगातार कम हायर करेंगी। तो ये प्रोफेशन ख़त्म नहीं होने वाला है। इस फील्ड में बड़ी बेरोजगारी होगी क्योंकि ऑटोपाइप जैसी कंपनियां एआई एजेंट्स बना रही हैं जो वही काम कर सकते हैं, सिर्फ कुछ महीनों या हफ्तों में ही नहीं बल्कि एक दिन में, कुछ घंटों में भी। हम डिटेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं और कुछ घंटों में डिप्लॉय करने को तैयार हैं। ऑटोपाइप एआई इंजीनियरों की जरूरत कम कर रहा है। हम उत्साहित हैं इसका परिणाम देखने के लिए। बहुत धन्यवाद जोनाथन और, ऑटोपाइप के सह संस्थापक और सीईओ।
धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं और हमारे जेनेसिस एक्सेलरेटर व लालन कम्युनिटी में स्वीकार होने का उल्लेख करना चाहता हूं। अब आप हमें कलकत्ता लिस्ट में देख सकते हैं। हमने ऑटो पाइप पर लेख प्रकाशित किया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं यहां आकर खुश हूं। अब अलग तरह की आर्किटेक्चर की ओर बढ़ते हैं। इजरायली कंपनी टाइम्स की प्रतिष्ठित सूची में दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में चुनी गई है। एक्सॉडिगो एक खास तकनीक देता है जिससे बिना खुदाई भूमिगत इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा बनाया जा सकता है। इसे विस्तार से समझाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं उमर हमीरी, एक्सॉडिगो के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। धन्यवाद उमर, आज साथ होने के लिए और टाइम्स में उल्लेख पर बधाई। ये बहुत रोमांचक है। यहाँ आकर खुशी हुई। मुझे उस टेक्निक के बारे में बताइए जो बिना खुदाई के भूमिगत मानचित्रण करती है। तो सबसे पहले एक्सॉडिगो की स्थापना पूरे निर्माण जगत के लिए जोखिम को कम करने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन खास तौर पर परिवहन और बड़ी यूटिलिटी परियोजनाओं के लिए। जब आप शहर में घूमते हैं तो मैं कहूँगा कि 10 में से 9 निर्माण स्थलों पर जब आप उनके पास से गुजरते हैं तो वहाँ कोई काम नहीं हो रहा होता। ऐसा क्यों है? अक्सर वे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से टकरा जाते हैं या कोई बड़ी भूमिगत अवसंरचना सामने आ जाती है जिससे उन्हें फिर से योजना बनानी पड़ती है, या वे किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से टकरा जाते हैं। फिर उन्हें तय करना पड़ता है कि कहाँ स्थानांतरित करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक, शहर व दर्जनों प्राधिकरणों से समन्वय करना पड़ता है। तो मान लीजिए मैं एक पुल की योजना बना रहा था और मुझे कहीं नींव डालनी है, और योजना बनाने का चरण 3 से 5-4 साल तक चला, और फिर मैं फील्ड में निर्माण कर रहा हूँ। जिस इंजीनियरिंग फर्म ने पुल डिज़ाइन किया था वो अब नहीं है और मैं साइट पर हूँ। कभी कभी मैं रोज़ सैकड़ों या लाखों डॉलर खर्च करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने तेल अवीव की मुख्य सीवर लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, या मैंने पूरे शहर के लिए इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिक लाइन को काट दिया। इससे हमें 3 से 5 साल पीछे धकेला जा सकता है और निर्माण कार्य रुक सकता है। तो इस जोखिम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रोजेक्ट के बहुत शुरुआती चरण में आते हैं, जैसे कि योजना बनाने के चरण की शुरुआत में, और हम फील्ड पर जाते हैं, ऑफिस में नहीं, फील्ड पर। और हम भूमिगत यूटिलिटीज़ का पता लगाने के लिए भौतिकी के हर संभव तरीके का उपयोग करते हैं। भौतिकी की कोई भी तकनीक ले, चाहे वो विजुअल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हो, या मैग्नेटिक और बाकी सारी चीज़ें हों, हम फील्ड में साधारण दृष्टिकोण से जाते हैं। वहाँ क्या है पता नहीं होता। हम सब कुछ मैप करते हैं और फिर ऑफिस वापस जाकर हर चीज़ का 3D मॉडल बनाते हैं, और फिर हम वो नक्शा, यूटिलिटी मैप प्लानिंग एजेंसी को, इंजीनियरों को देते हैं, और वे उसी पुल की योजना बना सकते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। नींव को 3 फीट दाईं ओर रख सकते हैं और 5 साल की तबाही से बच सकते हैं। ये मिट्टी के बारे में है। आप जांचते हैं कि मिट्टी उपयुक्त है या नहीं? हाँ, तो हमने लगभग 5 साल पहले शुरू किया था उपयोगिताओं के लिए। एआई पर हमने तब काम शुरू किया था जब एआई आज जितनी बड़ी चीज़ नहीं थी। हमने केवल उपयोगिताओं से शुरुआत की थी। हम इंजीनियरों को सारी जानकारी देते हैं। हमारे पास 3D नक्शा है जिससे मिट्टी हटने पर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखती है। फिर आप तय कर सकते हैं कि क्या हटाना है और नींव व अन्य चीज़ें कहाँ रखनी है। हाल ही में हमने जियोटेक में कदम रखा है। अब हम सिर्फ ये नहीं बताते कि सीवर लाइन, बिजली आदि कहाँ है, बल्कि मिट्टी की परतों का नक्शा भी दे सकते हैं। तो न सिर्फ आप जगह नहीं बदलते, बल्कि आप अपनी नींव वहाँ रख सकते हैं जहाँ चट्टान की परत है। तो आप चाहते हैं कि आपकी नींव मजबूत ज़मीन पर हो, इसलिए आप उसे 2 फीट और गहरा खोद सकते हैं ताकि वो ठोस ज़मीन को छू सके। या हो सकता है कि आपको वहाँ की रेत की परत पता हो और आप उससे बचना चाहें। मिट्टी, भूतकनीकी और यूटिलिटी की जानकारी ये संभव बनाती है। जैसे इंजीनियरिंग बहुत स्टैंडर्ड है, एक बार आपके पास सारे डेटा आ जाएं तो ये करना इतना मुश्किल नहीं है, और मैं एक इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर की समस्या ये है कि आपको कुछ पता नहीं होता। आप साइट पे जाते हैं, आपके पास बहुत कम जानकारी होती है और उसमें से भी बहुत सी जानकारी गलत होती है। मिट्टी और यूटिलिटीज़ ही कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी अनिश्चितता है। एक बार आपके पास वो जानकारी आ जाए तो आप कई गुना तक जोखिम को कम कर सकते हैं। और ये हर चीज के लिए काम करता है। आप इससे इमारतों के लिए कर सकते हैं, सीवेज लाइनों के लिए कर सकते हैं, ट्रैम बना सकते हैं। असल में प्रोजेक्ट चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे ज़्यादातर मौजूदा अमेरिकी क्लाइंट्स ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटीज़ से जुड़े हुए हैं।
आधा या 1/3 एकड़ ज़मीन पर घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब आप कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल जैसी योजना बनाते हैं जहां दर्जनों या सैकड़ों मील की दूरी होती है, तो रास्ते में दर्जनों या सैकड़ों यूटिलिटीज से टकराना तय है। तब ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। सिर्फ एक घर बनाने पर समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। आप धीरे धीरे खुदाई कर सकते हैं और जो अनचाही रुकावटें हों उन्हें ढूंढ सकते हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है। अधिकतर हाईवे, डेटा सेंटर्स या रेलवे, यही वो क्षेत्र हैं। वाह, ये शानदार तकनीक है और टाइम्स लिस्ट में इसका होना वाजिब है। उमर हमीरी, एक्सोटिको के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम ड्रोन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वे नहीं जो हमें रात के बीच में एक प्यारी सी सायरन के साथ जगा देते हैं, बल्कि वे जो आपका सामान आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, भविष्य यहाँ है और इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में हो रही है, जहाँ पोर्ट अथॉरिटी पैकेज को आपके दरवाजे तक और भी जल्दी पहुंचाने के लिए ट्रायल फ्लाइट्स कर रही हैं, जो ब्राउन रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये कोई पक्षी है? क्या ये कोई विमान है? नहीं, ये एक स्कैल्पल है। न्यूयॉर्क पोर्ट्स अथॉरिटी मैनहट्टन से ब्रुकलिन और वापस कार्गो सामग्री ले जाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का परीक्षण कर रही है। इस समय ये केवल गैर आवश्यक और गैर खतरनाक चिकित्सा उपकरणों के लिए है, लेकिन अगर ये सफल होता है तो वे अन्य चीजों के लिए क्षमता बढ़ा देंगे। कागज पर यह काफी समझदारी लगता है। जब माल ढोया जाता है तो आमतौर पर यह कार से होता है और इसमें 45 मिनट का समय लगता है, जो न केवल लंबा है बल्कि ये न्यूयॉर्क सिटी की पहले से ही असहनीय ट्रैफिक में और इजाफा कर देता है। लेकिन ड्रोन के साथ ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि ये बहुत ही कुशल भी है। इसमें सिर्फ 4 मिनट का समय लगता है। ये अपनी यात्रा में स्वायत्त है, लेकिन बंदरगाहों पर लोग मौजूद हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रूप से रखा जाए। अब अगर ये सफल होता है तो ये माल ढुलाई के परिवहन में क्रांति ला देगा और ये कुछ लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। डिलीवरी सेवाओं में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर समस्याएं रही हैं, खासकर अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में जहां अमेज़न ड्रोन का उपयोग होता है। लेकिन इस ट्रायल पीरियड के दौरान वे बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उन लोगों को नाराज करने वाले शोर प्रदूषण में योगदान ना दे। और ध्यान रखें, न्यूयॉर्क शहर पहले से ही बहुत शोरगुल वाला स्थान है। फिलहाल वे सिर्फ रिहायशी इमारतों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मशीनें, इनकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई चेन सॉ हवा को चीरती हुई जा रही हो। तो ये जमीन पर मौजूद लोगों के लिए थोड़ा चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर ये सफल होता है तो ये परिवहन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है वे जल्द आएंगे, क्योंकि मैं जनवरी से अपनी टीमू डिलीवरी का इंतजार कर रही हूँ। अब जरा रोमांस की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में 2 से 4 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में अपने एआई साथी के साथ भावनात्मक या रोमांटिक संबंध रखते हैं। और ये सिर्फ आम किस्म के प्यार तक ही सीमित नहीं है, अब ये रोमांटिक रिश्तों तक भी पहुंच चुका है। हाँ, रोमांस और कल्पना, और आपकी हर कामुक चाहत को पूरा करने वाले प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिसका नाम भी बड़ा अजीब है, मुझे कहना पड़ेगा, जैनिटर एआई। इसे समझाने हमारे साथ स्टूडियो में है i20 न्यूज संवाददाता जोडी नेतलोविट्स। जोडी, जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये क्या है? मुझे अकाउंट बनाना पड़ा, ये तो साफ था। हाँ बिल्कुल, सिर्फ रिसर्च के लिए। अगर मेरे पापा देख रहे हो तो हाँ, आपके पास ये शो शुरू होने से पहले नहीं था। नहीं, मेरे पास नहीं था, मैं पक्की हूँ। असल में ये आपको खास फैंटेसी पार्टनर बनाने की सुविधा देता है। ये कोई भी हो सकता है, एक अरबपति, एक वैम्पायर, एक मध्ययुगीन योद्धा, यहाँ तक कि एक भावनात्मक रूप से उपलब्ध पुरुष भी। तो अब हमें सच में पता चल गया कि ये फैंटेसी ही है, और ये आपको इस व्यक्ति से, इस एआई बॉयफ्रेंड से 2400 घंटे चैट करने की सुविधा देता है, और समय के साथ ये आपके बारे में चीज़ें सीखता है और आपसे बात करने में और बेहतर हो जाता है, और ये जब भी आपको ज़रूरत हो उपलब्ध रहता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे, ये तो काफ़ी अच्छा है। और क्या इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं या ये फ्री है? ये फ्री है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ एड ऑन्स भी हैं। मैं उसके लिए पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन कंटेंट इरोटिक है या फिर बहुत सुंदर है। ये कम्युनिटी फ्रेंडली है, लेकिन साइट पर देखकर लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा वर्क फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन था? तुम्हें कौन मिला? तुम्हें आइलीन मिली। मुझे लगता है हम इसे निजी रखेंगे। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने से कम आप अपने एक्स से नहीं मिलते, क्योंकि चैट जीपीटी नहीं, लेकिन गूगल मैप्स ने इस पर कदम उठाया है। अब चर्चा है कि गूगल मैप्स अब ऐसी जगहें भी जोड़ने देगा जो आपके लिए दर्दनाक हो सकती हैं।
जैसे कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड का घर, उदाहरण के लिए, और ये सच में आपके रास्ते को उस जगह से बचाने के लिए बदल देगा। तो अब आप सबसे तेज रास्ता, सबसे पर्यावरण के अनुकूल रास्ता या फिर 2022 के डेविड से हर हाल में बचो वाला रास्ता भी चुन सकते हैं। ये अच्छा है, कम से कम हमें तुम्हारे जैनिटर एआई बॉयफ्रेंड से बचना नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया में एक नया दीक्षित भिक्षु है और उसे इन सांसारिक सुखों से खुद को दूर रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, उसका नाम गैबी है और उसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि युवा पीढ़ी बौद्ध धर्म में ज्यादा रुचि ले, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसकी लोकप्रियता काफी कम हो गई है। साफ तौर पर कहूं तो ये एक रोबोट है। ये एक रोबोट है। ये एक रोबोट है। ये एक बौद्ध भिक्षु रोबोट है। मेरा मानना है यही भविष्य है। आपका एआई बॉयफ्रेंड सेल्फ ड्राइविंग कार में आपको मंदिर छोड़ दिया, एक्स के घर का रास्ता बाईपास करते हुए। ये एक अद्भुत भविष्य है जो हमारे लिए क्या क्या लेकर आया है। जोडी नेतनोविट्स, आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और आज के लिए हमारे पास बस इतना ही समय है। मैं आपकी होस्ट लीन ब्लैकमायर हूँ। अगले हफ्ते इनोवेशन के एक नए एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़िए। देखने के लिए धन्यवाद और आप जहां भी हों, आपका दिन शुभ हो।